मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि प्रेगनेंसी वाले रूम में होती है एंड यहाँ पर वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जानन की मम्मा उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है और कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, शादी के पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई। जानन यहाँ पर उसकी मम्मा से कहने लगती है कि आपको अच्छे से पता है डेजी ने मुझे फ्रेम किया है, यानी कि मेरी खुद की बहन ने, इसके बाद भी आप मुझे ही सुना रहे हो। डेजी यहाँ पर जानन से कहने लगते कि हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात मैंने की है, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स बस अडॉप्ट किया था। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जानन एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी बॉय होता है, लेकिन यहाँ पर वो बेबी बॉय कुछ बोल नहीं रहा था, यानी कि रो नहीं रहा था। तो फिर नर्स उसे वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर को नोटिस होता है कि इसके पेट में एक और बच्चा है जो कि एक बेबी गर्ल होती है एंड जानन यहाँ पर एक बेबी गर्ल को भी जन्म दे देती है। दूसरा हम यहाँ पर ली मिनो को देखते हैं जो कि अपने कार में बैठा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मैडम ने अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी दे दी है, तो अभी के अभी हमें जाना होगा, अगर हमें उन बच्चों से मिलना होगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। और तो यहाँ पर फिर हम डेजी को देखते हैं जिसके हाथों में जानन का बेटा होता है एंड डेजी यहाँ पर शीन से मिलती है और इसे पूछने लगती है घबराहट के मारे कि तुमने जिस कंपटीशन का वादा किया था तुम वो तो मेरे लिए कर ही रहोगी ना। एंड यहाँ पर शीन बोलते कि हाँ तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, बस इस बच्चे को इस दुनिया से उठा लो और इसके बाद में जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे फियांसे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, बाकी की तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर शीन वहाँ से चली जाती है। तो दूसरा यहाँ पर डेजी घबराहट के मारे उस बेबी बॉय को उस बैग के ऊपर ही रखकर भाग जाती है। यहाँ पर इतने में ही हमारा ली मिनो आ जाता है, यानी कि मिनो, एंड यहाँ पर वो उस बच्चे को रोता हुआ पाता है। असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि शायद से मैडम इसे यहीं पर छोड़कर चली गई है क्योंकि मैडम इस बेबी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। फिर बाबा यहाँ पर ली मिनो उस बेबी को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा यहाँ पर व्हील चेयर पर एक औरत जा रही होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि जानन थी, लेकिन यहाँ पर मिनो उसका फेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस बालों की वजह से जानन का फेस ढक चुका था। लेकिन यहाँ पर जानन का नेकलेस नीचे गिर जाता है। दूसरा यहाँ पर मिनो के हाथ में वो नेकलेस आ जाता है। मिनो को यहाँ पर पास का सीन याद आने लगता है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ में मेकआउट कर रहा होता है एंड मेकआउट करते वक्त उस लड़की ने कुछ ऐसा ही नेकलेस को पहना हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो नेकलेस दे देता है नर्स को। नर्स यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से वो दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। दूसरा फिल्म यहाँ पर सीधा 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जानन होती है अम्यूजमेंट पार्क में एंड यहाँ पर उसका स्टॉल होता है। साथ साथ में हम वहाँ पर उसकी क्यूट सी प्यारी सी बेबी को भी देखते हैं जिसका नाम एमी होता है। एमी यहाँ पर अपनी मम्मा को यानी कि जानन को प्रेज कर रही होती है कि मम्मा आप तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और उसकी मम्मा कहते हैं कि हाँ आज हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है तो हम इनसे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डॉल लेने चल सकते हैं। एमी भी यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में वहाँ पर उस स्टोर का मैनेजर आता है यानी कि ओनर, जिसने यहाँ पर उससे ये स्टॉल को लगाने की परमिशन दी थी। तो फिर यहाँ पर जानन उसे सारी बात बताते हुए बोनस के बारे में बात करने लगती है। ये मैनेजर उसे कहने लगता है कि बोनस का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो। जानन यहाँ पर मैनेजर से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, आप देख ही सकते हो कि मेरी ऑलरेडी एक बेटी है और मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं आपके साथ शादी कैसे ही कर सकती हूँ। यहाँ पर उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इसकी बेटी भी है। और तो यहाँ पर वो उसे कह देता है कि बोनस की बात हम किसी और दिन करेंगे, और गुस्से में इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जानन सोचने लगती है कि जल्द से जल्द अगर मैंने शादी नहीं की तो ये मैनेजर मुझे बार बार परेशान करता रहेगा, लेकिन आदि मैं शादी करने के लिए लड़का ढूंढूंगी कहाँ से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एरिक को, और एरिक कोई नहीं बल्कि जानन का ही दूसरा बेटा होता है। और यहाँ पर उसके हाथों में माइक्रोफोन था जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को अपने डैडी के बारे में बता रहा था ताकि वो अपने घर के लिए उनके लिए एक वाइफ चुन पाए। इतने में यहाँ पर उसके डैडी आ जाते हैं जो कि उसे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर एरिक उसे बोलने लगता है कि मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, आप खुद तो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ नहीं सकते हो, सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर एरिक की बात सुनते हुए असिस्टेंट भी हंसने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनो को गुस्सा आता है तो वो एरिक को ज़बरदस्ती वहाँ पर हॉर्स से उतर कर घर चलने के लिए कहता है। दूसरा यहाँ पर एमी होती है जो ये सब देख रही थी, तो वो अपनी मम्मा से कहने लगती है कि मम्मा उस तरफ देखो, वो अंकल उस छोटे से बच्चे को बुली कर रहे हैं। यहाँ पर जानन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं आता और उसे गुस्सा आ जाता है। तो
तो फिर वो यहाँ पर एक फुल वाटर ऑफ कप लेकर जाती है और चिल्लाने लगती है मिन्नो पर, साथ ही साथ वो उसके ऊपर पूरा का पूरा ग्लास भी फेंक देती है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट और सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं। साथ साथ मिन्नो को गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ पर आनंद बोलने लगते हैं कि तुम क्या बच्चों को किडनैप करने वाले किडनैपर हो, रुको मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एंड यहाँ पर जैसे ही वो कॉल करने जाती है, बड़ी स्टाइल में यहाँ पर मिन्नो उसके हाथ से उसका फ़ोन को ले लेता है। बाद में यहाँ पर वो बच्चा बोलने लगता है कि डैडी मैंने मम्मा को ढूंढ लिया है। एंड यहाँ पर तब जाकर आनंद को समझ में आता है कि वो तो उसका फादर है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि देखा फाइनली मैंने आपके लिए वाइफ ढूंढ ही लिया ना, और मेरे लिए मम्मा। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर आनंद अजीब सा कुछ फेस बनाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग बात करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर आनंद उसे टिश्यू देते हुए उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहते हैं कि माफ़ कर देना, मुझे समझ नहीं आया कि तुम उसके डैड हो सकते हो। मुझे लगा कोई बच्चे को परेशान कर रहा है, इसलिए बस मैं इस बच्चे को बचाने के लिए आ गई। फिर यहाँ पर एरिक भी हंसने लगता है, जहाँ पर मिन्नो कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर वो उसी पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी आने के लिए मिन्नो को रोकती है और कहती है कि वो तो बस बच्चा है, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो इतना। फिर बाद में यहाँ पर वो मिन्नो का हाथ पकड़ कर उसे काम डाउन करती है, जहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि चलो अब तो आप दोनों ने हाथ भी मिला लिया है, तो फिर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। एंड यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लास आता है जिसके अंदर ढेर सारा मिल्क होता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है, यानी कि वो एरिक के पेट में चला जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों एरिक को इतना फटाफट मिल्क पीता देख शॉक हो जाते हैं। जानन यहाँ पर एरिक से कहने लगती है कि क्या तुम अब से मुझे हमेशा मम्मा ही बुलाया करोगे। तो फिर एरिक कहता है कि हाँ, तब तक जब तक आप मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा आपके बारे में सपने देखा करता था कि मेरी मम्मा अम्यूजमेंट पार्क में स्टॉल लगा कर रखती होगी, इसलिए तो मैं वहाँ पर आया था माइक्रोफोन लेकर, ताकि मैं आपको ढूंढ पाऊँ। दोस्तों यहाँ पर आनंद मन में सोचने लगते कि अगर मेरा बेटा अभी तक जिंदा होता तो फिर वो भी सेम इसी तरह दिखता। एंड यहाँ पर वो पास की बात को याद कर कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आनंद को आइडिया आता है, तो फिर वो यहाँ पर मिन्नो से पूछने लगते कि देखो मैं एक पार्टनर को ढूंढ ही रही थी, तो हो सकता है हम एक शादी क्यों ना कर ले। लेकिन यहाँ पे वो मना कर देता है। तो फिर उसका बेटा एकदम ग्रैंड माँ की तरह उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें कोई चूज तो कर रहा है, उस बार से तुम खुश रहो, तुम तो इतने रूड हो कि कोई भी आंटी या लेडी तुम्हारे आसपास भी नहीं आती। आखिर मेरे सर से इतना बड़ा बोझ कब उठेगा। मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रिटी वुमन लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो नाटक ही किए जा रहे हो। इससे अच्छी प्रिटी वुमन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आपने मेरी मम्मा के साथ में शादी नहीं किया तो फिर मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगा और आप अपने सन को खो बैठेंगे। फिर यहाँ पर बाद में उसे भी बुरा लगने लगता है, तो वो अपने बेटे को लेकर साइड में चला जाता है और उसे याद दिलाने लगता है कि तुम्हें याद है ना, एक बार एक वुमन तुम्हें किडनैप करके लेकर गई थी, तो फिर तुम क्या अभी भी ऐसे वुमन पर विश्वास करते हो। यहाँ पर एरिक कहने लगता कि अरे हर एक वुमन अलग होती है और मेरी मम्मा वैसी नहीं है, मेरी मम्मा बहुत ही प्यार हार्टेड थे। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि अगर आपने शादी नहीं की ना तो मैं खुद को डोर से टंगवा दूंगा। फिर बाद में दुनिया भर से कहते रहना कि एक बेचारे बाप ने अपने छोटे से बेटे को मार डाला। यहाँ पर बेचारा मिन्नो अपने बेटे के इन भाषणों से तंग आ जाता है, तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और खेलो। फिर बाद में यहाँ से एरिक चला जाता है, जहाँ पर वो बात करने लगता है रेरन से और बोलने लगता है कि लगता है मेरे बेटे को आपको ज़्यादा ही पसंद आ गई हो। तो फिर यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है कि देखिए वो तो बच्चा ही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉपर मैच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान हूँ। जानन कहते हैं लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि तुम रिच और हैंडसम हो। यहाँ पर मिन्नो बोलना था कि हाँ वो तो बच्चा है, उसके लिए 100 रुपीज़ भी 1 मिलियन के बराबर होते होंगे। फिर यहाँ पर बताने लगता है कि मैं एक फ़िश सेलर हूँ। एंड यहाँ पर रैनन उसे एज अ फिश सेलर इमेजिन करने लगती है एंड कहती कि चलेगा, मुझे फिशेस बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को रहती हूँ। फिर यहाँ पर मिन्नो कहने लगता है कि बस यही नहीं, मेरे पास खुद का घर और गाड़ी भी नहीं है, मैं एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पर रहता हूँ, तो क्या तुम्हें ये सब चलेगा। रैनन कहने लगता है कि हाँ इसमें गलत बात कौन सी है, मैं भी कोई बड़ा सा जॉब नहीं करती, मैं भी एक छोटा सा फूड स्टॉल ही चलाती हूँ, तो फिर अब तो हम दोनों इक्वल हो गए ना, और अब तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ मेरी भी एक बेटी है। यहाँ पर मिन्नो बेटी वाली बात सुनकर सोचे पड़ जाता है। तो उस दम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एरिक होता है जो कि अपना बैग पैक कर रहा था और कहने लगता है कि अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। एंड यहाँ पर उसका डैड आ जाता है, तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे घर पर रह ही नहीं सकता जहाँ पे कोई मेरी बात ही नहीं सुनता हो और मुझे हमेशा अपसेट करता हो। और हाँ, मेरे साथ चलने के लिए मुझे 2 जन चाहिए जो मेरा ध्यान रख पाए। बताओ
कौन चलेगा मेरे साथ। और सनसन भी यहाँ पर हंसने लगता है। तो फिर मीनू से बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है और आप फादर होने का हक खो चुके हो, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मा के साथ रहने के लिए। मिन्नू यहाँ पर से कहने लगता है कि ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें पहले जैसे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वो बोलता है कि चलेगा, मैं सो लूँगा और खा लूँगा, मेरे लिए उतना ही बहुत है। फिर मीनू कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपने साथ 2 जन को नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये लोग तो मेरे स्टाफ है, तुम्हारे पर्सनल स्टाफ थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ पे एरिक बोला था कि ठीक है, आखिर एक बच्चे से तुम इतनी मेहनत करवा ही रहे हो ना, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर मिन्नू उसे रोकने लगता है और कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी यहीं पर आने वाली है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मम्मा को मेरी आइडेंटिटी नहीं बताओगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। एंड यहाँ पर एरिक खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कल लिख के कल जाकर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉल कर टाइमिंग से बता देता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर जाकर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और रैनन कहने लगती है कि अब तो हमने सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो चलो अब जाकर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अभी तक अग्री नहीं किया था। तो फिर वो कह रहा था कि फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। वो कहने लगती है कि तुम उसे मना भी तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर दूसरा एमी आ जाती है अपनी मिनी कार में, जहाँ पे वो कई सारे अपने लिए बॉडीगार्ड लेकर आई थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है। एंड यहाँ पर बाद में वो अपनी मम्मा को सुनाने लगती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी अरे गहरे इंसान से शादी मत कीजिए, मुझे मेरा डैड हैंडसम पसंद है और पीछे देखिए ये मेरे बॉडीगार्ड से, आप चाहो तो इनमें से किसी को सिलेक्ट कर उनसे शादी कर सकती हो, मैं ऐसे भी किसी अनजान इंसान को अपना डैड एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगी। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझाती तो है, लेकिन एमी बिल्कुल नहीं सुनती। फिर यहाँ पर उसका डैड यानी कि मिन्नू नीचे बैठता है और सिखाने लगता है कि तुम्हारी मम्मा ने जिसके साथ शादी की है वो मैं हूँ। और यहाँ पर एमी उसका हैंडसम फेस देखकर अपनी साइड ही बदल देती है और अपने डैड को सपोर्ट करते हुए उसे हक करती है और बोलते कि मैंने आप जैसी डैड का सपना देखा हुआ था। और उसकी मम्मा भी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही साइड बदलने लगती हो। फिर यहाँ पर एमी कहती है कि अरे मुझे डैड अच्छे लगे और मुझे ऐसे ही डैड चाहिए थे, तो मैं तो उनका साइड लूँगी ही ना। फिर बाद में यहाँ पर रनन कहते कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर हम सभी को एक साथ रहना होगा। तो फिर मिन्नू कहता कि क्या ऐसा करना अप्रोप्रिएट है। एमी बोलने लगते कि हाँ अब आप दोनों की शादी हो चुकी है, तो एज अ फैमिली हम सबको साथ रहना चाहिए। एंड फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगती कि मैं जानती हूँ ये घर थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत करूँगी और एक ना एक दिन हम एक बड़ा सा घर ज़रूर ले लेंगे। फिर यहाँ पर वो लोग रहने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर घर का ओनर उन्हें रोकने लगता है और कहते कि नहीं, तुम सब यहाँ पर अब नहीं रह सकते। यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आता और उसका ओनर उसे घर से निकालने लगता है। यहाँ पर रैनन उसे कहने लगती है, लेकिन लास्ट टाइम स्टॉल पर तो आपने अग्री किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारी बात तो बस बोनस को लेकर हुई थी। ओनर यहाँ पर रैनन से कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें डाइवोर्स लेना होगा और फिर मुझसे शादी करनी होगी, इसके बाद तुम यहाँ पर बेझिझक होकर रह सकती हो। यहाँ पर रैनन को टच करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर मिन्नू उस ओनर का हाथ पकड़ लेता है और इसे रैनन से दूर कर देता है। फिर यहाँ पर ना चाहते भी रैनन को वो घर छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ पर मैं कहने लगती कि क्या अब हम रास्ते पर जाएंगे। तो फिर उसकी मम्मा कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाद में वो उसे आइडिया देने लगता है कि क्यों ना चलकर हम एक रेंट पर ले ले और हम सब मिलकर रहेंगे। फिर यहाँ से वो लोग जा नहीं पाते कि रैनन यहाँ पर एरिक के पैर में बटरफ्लाई का बर्थ मार्क देखती है और उसे पास की बातें याद आती है, जहाँ पर डॉक्टर ने सबसे पहले एरिक को ही जन्म दिया था एंड कहा था कि इसके पैरों पे एक बटरफ्लाई का बर्थ मार्क है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगती कि क्या एरिक मेरा बेटा है। एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा रैनन को कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मम्मा, अब आप दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं तो आप ही का बेटा रहूँगा ना। फिर यहाँ पर वो मिन्नू से पूछती है कि मैं एरिक की रियल बायोलॉजिकल मम्मा के बारे में बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर एरिक दोनों बच्चों को बाहर गेम खेलने के लिए भेज देता है ताकि वो आराम से रैनन को सारी बता सके। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मैं उस औरत के बारे में ज़रा सा भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत बुरी है। जब एरिक ने जन्म लिया था तब वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से भाग चुकी थी। यहाँ पर मन में वो सोचने लगती है कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को अबॉन्डन कैसे कर सकती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग घर देखने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर ओनर उन्हें घर बताने लगता है जहाँ पर वो घर का रेंट 50,000 कहता है। एंड ये रेंट सुनकर एमी और उसकी मम्मा रैनन दोनों के अंदर शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बाप और बेटे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
तो फिर यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि नहीं मम्मा, हम इस घर में नहीं रहने वाले, हम चाहते हैं हमारे विला में रहने के लिए। यहाँ पर रैनन बोलते कि विला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो से कहने लगता कि अरे ये अपने खुद के डॉल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी बात में बताओ। अरे कहने लगता कि नहीं नहीं, आपको पता भी है कि मेरे घर का जो बाथरूम है ना, वो ये घर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा बाथरूम है। यहाँ पर ओनर बोलने लगता है कि अगर तुम सब इतने ज़्यादा अमीर हो तो यहाँ पर इस लोकेलिटी पे मेरा घर क्यों देखने के लिए आए हो, जाओ और जाकर अपने अमीरों वाले घर में रहो ना। और यहाँ से वो उन्हें निकालने लगता है, लेकिन रैनन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है और उसे बात करने लगती है। यहाँ पर वो ओनर से रेंट थोड़ा कम करने के लिए कहती है, लेकिन ओनर रेंट कम करने के बदले उन सभी को घर से निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो लोग करेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर मिन्नो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा एक फ्रेंड है जिसका घर खाली है और वो बहुत नॉर्मल सा घर है, तो हम जाकर वहाँ रह सकते हैं। ऐसे भी वो विदेश में रहता है, तो यहाँ पर वो बहुत कम आया करता है। फिर इसके बाद में वो लोग उसके फ्रेंड के नॉर्मल से घर में चले जाते हैं, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता। तो फिर रैनन यहाँ पर मिन्नो से पूछने लगती है कि इतना बड़ा घर तुम्हें नॉर्मल लगता है। मिन्नो कहता है कि हाँ, मुझे तो नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये यहाँ के लोकेलिटी का सबसे छोटा घर है और तो यहाँ का रेंट भी 1500 है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी बातें और ये घर सुनकर तो मुझे लगा था कि तुम अमीर रहोगे और तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। बाद में यहाँ पर बातें पलट देता है और कहता है कि अगर मैं अमीर होता तो झूठ क्यों बोलता, और अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो अभी हम विला में रह रहे होते। फिर यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो रैनन से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है तुम किसी अमीर लड़के को ही डिज़र्व करती हो, है ना, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर अमीर लड़कों को ही पसंद किया करती है। लेकिन यहाँ पर रैनन को रिच बॉयज़ बिल्कुल नहीं पसंद होते एंड वो साफ साफ उसे बता देती कि नहीं, मुझे वो रिच बॉयज़ बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो सिंपल लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर दोनों के दोनों लॉयल इंसान हो। यहाँ पर एमी कहने लगती है कि आप दोनों तो एक साथ में कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे हो, मेरे लॉलीपॉप से भी ज़्यादा। साथ साथ यहाँ पर एरिक भी कहने लगता है कि हाँ, ये एटमॉस्फेयर बहुत लवी दवी बन रहा है, तो क्यों ना मम्मा दादा आप दोनों एक दूसरे को किस करो। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और शर्माने लगते हैं, पर उन दोनों के बच्चे उन दोनों को धक्का देते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एंड रैनन यहाँ पर अपने आप को कंसोल करती है और बाद में उसे कहने लगती है कि ठीक है, डिनर का टाइम हो गया तो फिर तुम जाकर फिश बनाओ। मिन्नो कहने लगता है कि फ़िश और मैं बनाऊँ, आखिर मैं क्यों फ़िश बनाऊँगा। रैनन कहने लगती है कि तुम्हें तो फ़िश बनाना आता ही होगा, क्योंकि तुम फ़िश जो सेल करते हो, तुम खाना बनाना और मैं बर्तनों को धो दूँगी। इतना बोलकर एमी को लेकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर बेचारा सोचने लग जाता है कि आखिर मैं फ़िश को कैसे बनाऊँगा, और वो बहुत रिग्रेट करता है ये झूठ बोलने के लिए। फिर किचन में खड़े होकर सोचने लगता है कि आखिर इस फ़िश को मैं काटूँ कैसे। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ज़रूर मेरे असिस्टेंट को पता होगा कि फ़िश को कैसे बनाया जाता है, ऐसे भी वो घर पर अपने लिए कुकिंग करता ही है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को टेक्स्ट कर देता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, तो ज़रा मुझे बताना कि फ़िश को कैसे बनाते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता कि नहीं, आप मेरे बॉस हो, आपसे अच्छा खाना मैं कहाँ बना सकता हूँ। तो उसका बॉस यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे रेसिपी भी दोगे या फिर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मेरा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे रेसिपी भेज देता है, जहाँ पर रेसिपी को देखने के बाद वो कहने लगता है कि इतना इजी होता है फ़िश बनाना, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर यहाँ पर वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फ़िश की डिश को रेडी कर लेता है। बाद में यहाँ पर सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर एमी मम्मा से पूछने लगती कि मम्मा क्या सचमुच आप इसे ट्राई करने वाली हो। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि देखो, मैं जानता हूँ मुझे बनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट होगा। फिर यहाँ पर रैनन उस फ़िश का एक बाइट लेती है, जहाँ पर वो नाटक कर रही होती है कि फ़िश बहुत अच्छा बना है। एरिक कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता ये जहर जैसा बना होगा। एंड तभी यहाँ पर रैनन उस फ़िश को मुँह से निकाल देती है, क्योंकि वो बहुत गंदा ही टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर बाद में वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। दूसरा यहाँ पर रैनन खुद ही खाना बना लेती है, जहाँ पर उसके बच्चे बड़े मज़े से खाना खाते हैं। एंड रैनन बाद में उन्हें खेलने के लिए भेज देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो रैनन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कभी मैंने कुकिंग सीखा नहीं ना, इस वजह से मुझे ये सब नहीं पता था। रैनन कह लेते कि इसमें क्या हुआ, इसमें माफ़ी मांगने की भी कौन सी ज़रूरत है, एक्चुअली मैं बचपन से ही खाना बनाती आई हूँ, इस वजह से मुझे सब कुछ आता है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है
कि बचपन से खाना, लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारी फैमिली है, तो फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कभी कुक नहीं करती थी क्या? एंड यहाँ पर रनन इमोशनल हो जाती है और कहती कि नहीं, एक्चुअली मैं मेरे अडेप्टिव मदर और फादर के साथ रह रही थी, मुझे मेरे रियल यानी कि बायोलॉजिकल मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतना बोलकर यहाँ से वो डिशेस लेकर जाने लगती है, लेकिन मिन्नो उसे रोकता है और कहने लगे कि रहने दो, तुमने खाना बनाया ना, तो अब मैं सारे डिशेस वॉश करूँगा, कम से कम मैं कुछ तो सीख पाऊँगा। इतना बोलकर वो बर्तन धोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रनन को मिन्नो का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है एंड वो मन ही मन यहाँ पर मुस्कुराने भी लगती है। फिर इसके बाद यहाँ पर सोने का समय आ जाता है, जहाँ पर रनन और तो और मिन्नो बैठे हुए थे। इतने में उन दोनों के बेबीज आ जाते हैं, यानी कि एमी और एरिक। तो फिर यहाँ पर मैं कहने लगती है कि मुझे आप दोनों के साथ में सोना है। एंड यहाँ पर एरिक भी कहता है कि हाँ, मुझे भी मम्मा के साथ में सोना है। मिन्नो कहना था कि ठीक है, अगर तुम दोनों को मम्मा के साथ सोना तो फिर तुम सो जाओ, मैं जाकर सोफा पे सो जाऊँगा। लेकिन उसके दोनों बच्चे उसे भी वहाँ पर बैठाते हैं, जहाँ पर बैठाते वक्त उसके मॉम डैड के बीच में कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस आ जाती है एंड वो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट किसी करने वाले थे, लेकिन फिर वो लोग अपने बच्चों को चिल्लाने लगते कि आखिर तुम लोग इतने शरारती क्यों हो। यहाँ पर एमी कहने लगती है कि आप दोनों को अलग क्यों सुना है, मैंने तो मूवीज़ और ड्रामास में देखा था एंड टीवीज़ में भी कि अक्सर फैमिली एक साथ सोया करती है एक ही बिस्तर पर, तो फिर आप लोग अलग अलग क्यों सोना चाहते हो। एंड यहाँ पर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बच्चे उन पर क्यूट सा अटैक कर देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। फिर इसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर रनन अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने बोबा टी स्टॉल में लेकर जा रही होती है। यहाँ पर एरिक अपनी मम्मा की हार्ड वर्किंग वाली चीज़ के लिए तारीफ करने लगता है। दूसरा वो उन दोनों को बोलती है कि देखो, मैं तुम दोनों को लेकर चल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब करोगे, तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर लेना और मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। लेकिन यहाँ पर जैसे वो अम्यूज़मेंट पार्क में आती है, यहाँ पर वो अपने घर के ओनर को देखती है, यानी कि अपने स्टॉल के ओनर को भी, जो कि यहाँ पर उसका स्टॉल हटवा रहा था। रनन यहाँ पर उसे रोकने लगती है एंड ओनर कहता है कि क्यों, मेरी मर्जी है, मेरा स्टॉल है, मैं जब हटवाना चाहूँ मैं हटवा सकता हूँ। रनन से कहती है कि अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। तो ओनर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या फिर नहीं किया हो, मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलता हूँ और मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझसे शादी कर लो, तो फिर मैं तुझे घर पर भी रहने दूँगा और तो स्टॉल में भी, लेकिन तुम खुद ब खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। रनन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि सबसे पहली बात, तुमने तो मेरी इस मंथ की सैलरी को हटा दिया, मेरा घर मुझसे ले लिया और अब मेरा स्टॉल भी मुझसे ले रहे हो, तो कम से कम मुझे सैलरी तो वापस दे दो। लेकिन यहाँ पर वो ओनर उसे सैलरी देने के लिए राजी नहीं था एंड यहाँ पर उसके बच्चों के बारे में बुरा बोलने लगता है एंड रनन को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उस अंकल को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो अंकल भी रनन को थप्पड़ मार देते हैं। एंड दूसरा एरिक होता है, जो कि अपने वॉच का इस्तेमाल कर अपने डैड को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है एंड जैसे वो ना दूसरा थप्पड़ मारने लगता है, वहाँ पर सीधा मिन्नो आ जाता है, जो कि उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद में यहाँ पे मिन्नो गुस्से में आकर उस अंकल का हाथ ही पूरा मोड़ देता है। साथ साथ रनन भी यहाँ पर कहने लगती कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये सारी चीज़ें सहन कर नहीं लूँगी, मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, जहाँ पर डस्टबिन उठाकर उस अंकल के सर पर सीधा डाल देती है। एंड ये चीज़ देखकर एरिक और एमी एकदम खुशी हो जाते हैं और बाद में यहाँ पर रनन उस ओनर को सुनाने लगती है। वो ओनर कहता है कि रुको, मैं अभी तुम सबको बताता हूँ, जहाँ पर मिन्नो से वार्निंग देने लगता है और कहते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर तुम्हारी जॉब तुम अपने हाथों से गो बैठोगे। एंड यहाँ पर वो ओनर को कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी कंपनी से काम करने के लिए निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लॉबी एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर एमियो और एरिक भाग कर खेलने के लिए चले जाते हैं। रनन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी सैलरी मिल पाएगी। तो फिर यहाँ पर उसे मिन्नो बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे अंदर का इंट्यूशन कह रहा है कि जैसे मैं 5 काउंट करूँगा वैसे तुम्हारी सैलरी, बोनस और कंपेंसेशन तीनों का तीनों साथ में मिल जाएगा। रनन कहते कि पॉसिबल ही नहीं है एंड यहाँ पर मिन्नो काउंट डाउन करना शुरू कर देता है एंड जैसे ही वो 5 काउंट करता है, यहाँ पर रनन के बैंक में 1,50,000 आ जाता है। रनन यहाँ पर कहने लगते कि ये तो मैं बोनस 4 टाइम्स मिला लूँगी तब भी मेरी सैलरी नहीं बन पाएगी, इतने ज़्यादा पैसे मुझे इसमें मिले हैं। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है।
लेकिन रानन को यहाँ पर शक जाने लगता है और वो कहते कि आखिर मुझे क्यों लग रहा है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और वो ओनर मुझे बुली कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि एक्चुअली एरिक ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके मुझे बता दिया था कि तुम्हें कोई तो बुली कर रहा है, यानी कि वो ओनर। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोर में गया था एंड जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट होती है, और कर मैंने वहाँ पर एक कंप्लेंट को फाइल कर दिया। इस वजह से देखो तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे प्लस कंपेंसेशन भी तो मिले। एंड रानन बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचर जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रानन मिलती है अपनी बेस्टी मिनी से, जहाँ पर वो मिनी को अपनी शादी के बारे में बताने लगती है। एंड मिनी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने शादी कर ली, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद आकर तुम मुझे बता रही हो। फिर बाद में रानन उससे माफ़ी मांगने लगती है। मिनी बोलती है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने उससे ही शादी की जिससे तुमने उस नाइट को स्पेंड किया था। यहाँ पे रानन कहती कि नहीं, ये दूसरा इंसान है। मिनी वापस से शॉक हो जाती है और कहती कि इसका मतलब तुमने उसके रियल फादर को अभी तक नहीं ढूंढा। रानन बोलने थे कि नहीं, मुझे उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। फिर मिनी पूछती कि क्या तुम्हें उसके बारे में या उसकी शक्ल कुछ भी याद होगा, तो वो थोड़ा सा भी अगर तुम पुलिस को बताओगे वो तुम्हारे लिए ढूंढ देगी। रानन कहती कि नहीं, शक्ल तो दूर की बात है, मुझे बस थोड़ा सा टैटू याद है, लेकिन वो टैटू भी मुझे अच्छे से नहीं याद है कि वो कौन सा टैटू था। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रानन और मिनो घर पर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो रानन कहते कि तुम्हारी नज़र कहीं और ही जा रही है। मिनो बोलने लगता कि नहीं, मुझे शॉवर लेने जाना है। तो रानन कहते कि ठीक है, तुम जाकर आ जाओ। दूसरा यहाँ पर उन दोनों के बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर वापस से प्लानिंग करने लगते हैं, फिर अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर एरिक आकर अपनी मम्मा को टॉवल देता है कि डैडी को ये बाथरूम चाहिए था, तो फिर क्या आप उन्हें जाकर ये दे सकती हो, क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पर रानन हाँ बोल लेती है। दूसरा यहाँ पर रानन जब अपने बाजू में जाती है तो फिर वो वहाँ पर मिनो को देखती है, जहाँ पर मिनो के बैक पे भी सेम टैटू बना हुआ होता है एंड वो उसे टच कर नहीं जाए थे कि इतने में मिनो उसे रोक देता है। तो फिर यहाँ पर कहने लगती है कि एरिक ने मुझे कहा था तुम्हें बाथरूम चाहिए, तो मैं तो बस वो देने आई थी। यहाँ पर वो बाथरूम लेकर जाने लगती है, लेकिन फिसल नहीं वाली थी, जहाँ पर मिनो उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो बड़े मज़े से मिनो के मसल्स को फील करने लगती है। फिर कैसे कैसे तो वो अपने आप को होश में लाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एमी बाथरूम की लाइट्स को बंद कर देती है, जहाँ पर वो डर जाती है एंड फटाक से जाकर मिनो को हक करने लगती है एंड मिनो भी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बड़ी क्यूट लगती है। फिर दूसरा यहाँ पर वो बेहोश हो गई थी एंड मिनो यहाँ पर एमी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी मम्मा को डार्क सारी चीज़ों से नफरत है या फिर उन्हें डर लगता है। एमी उसे बताने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे एक बार कहा था कि मेरी मम्मा के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो उन्हें बहुत बुली किया करते थे और उन्हें अंधेरी कमरे में बंद कर देते, जहाँ पर वो लोग इंसेक्ट्स भी भेजा करते थे। इस वजह से मम्मा को डार्क वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है एंड यहाँ पर बेचारी अपने सपने में भी कुछ ना कुछ नाइटमेयर देख ही रही होती है, जहाँ पर जैसे ही मिनो उठने वाला था वो उसे खींच लेती है एंड उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन उन दोनों में किस अभी भी नहीं हो पाता। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और तो रानन मिनो से कहती है कि प्लीज़ आज तुम इन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, क्योंकि क्या है ना, मैं जॉब के लिए फ़िलहाल ढूंढ रही हूँ। मिनो यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम कैसा जॉब करना चाहती हो। यहाँ पर रानन उसे बताने लगती है कि जैसा जॉब मैं करना चाहती हूँ मुझे नहीं लगता वो मुझे करने मिलेगा, तो मैं बस नॉर्मली कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहती हूँ। मीनू कहना था कि अरे तुम अपना ड्रीम जॉब तो मुझे बता ही सकती हो। एंड यहाँ पर रानन सोच पड़ जाती है, जहाँ पर एमी फटाक से जाकर उसकी मम्मा के डिज़ाइन को ला देती है और इसकी मम्मा को कपड़े डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। यहाँ पर मिन्नो उसके वर्क को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिन्नो जिस कंपनी का प्रेसिडेंट है वो कंपनी एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर कंपनी होती है। तो फिर यहाँ पर मिन्नो उसे बोलने लगता है कि क्यों ना तुम एलवी वाले ग्रुप में ट्राई करो, वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, क्या पता वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे दे। लेकिन यहाँ पर रानन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एलवी ग्रुप का प्रेसिडेंट वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अकड़ू लगता है, तुम्हें पता है उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसी कंपनी में जाऊँगी तो वो मुझे जॉब देगा। यहाँ पर रानन को पता नहीं होता कि एलवी ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मिन्नो ही होता है। मिन्नो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर डरने लगता है और कहता है कि आखिर उस प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसी बारे में ये सारी बातें कह रही हो। तो फिर यहाँ पर रानन बोलते कि पूछो ही मत, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर भानु उसे समझाता है कि देखो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग होती है, तो क्यों ना तुम एक बार जाकर उस इंटरव्यू देकर आ जाओ और क्या पता तुम्हारे वर्क वाली चीज़ों से वो लोग इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें जॉब दे दे।
जानन बोलने लगती है कि वर्क तो मेरा अच्छा है, लेकिन मेरा एजुकेशन जो है सिर्फ ग्रेजुएशन तक है, क्योंकि कुछ घर की मामूली सिचुएशन की वजह से मैं अपने कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ फैशन डिज़ाइनिंग में। तो क्या पता वो बड़ी सी एलवी ग्रुप मुझे हायर करेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर एमी और एरिक दोनों मिलकर उसकी मम्मा को बहुत ज़्यादा एनकरेज करने लगते, जहाँ पर वो चली जाती इंटरव्यू देने के लिए। और साथ साथ यहाँ पर मिनो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि आज मेरी वाइफ यहाँ पर इंटरव्यू देने आएगी, तो याद रखना उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और हाँ उसका इंटरव्यू इजीली पास हो जाना चाहिए और मेरी आइडेंटिटी हिडन नहीं रखना। दूसरी और उसकी वाइफ यानी कि रानन इंटरव्यू देने आई होती है और वो बहुत नर्वस थी। फिर यहाँ पर रानन का नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इस इंटरव्यू पैनल में डेजी को भी देखते हैं। डेजी यहाँ पर रानन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के डिज़ाइनर इंटरव्यूज़ को पास कर पाओगी। तो फिर रानन कहने लगती है कि अगर तुम जैसे लोग इंटरव्यू लेंगे तो पक्का नहीं पास कर पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि डेजी मैं तुम्हें अभी बता के रख रही हूँ कि अगर तुम अपना वो बंद रखो और मेरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो तो ही बेहतर होगा, वरना मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। डेजी यहाँ पर मन ही मन सोच लगती है कि क्या पता इससे गुस्सा आ जाए और वो मैनेजर के सामने सारी सच्चाई बता दे कि एक बार जब डिज़ाइनर का कंपटीशन हुआ था तब मैंने इसके डिज़ाइन को चुराया था, जिस वजह से इसे ही बैन करवा दिया गया था। फिर यहाँ पर डेजी सामने से कहने लगती है कि मैनेजर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे यहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी झूठी इंसान है। ये मेरे पेरेंट्स से की हुई अडॉप्टिव बेटी है और आपको पता है हमने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर इसने मेरा डिज़ाइन डिट्टो कॉपी किया था एंड सारा का सारा इंसान मुझ पर लगा दिया था। लेकिन यहाँ इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, तब जाकर इसे इस कंपनी से बैन कर दिया गया था। यहाँ पर मैनेजर को रानन समझाने लगती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, असल में वो कंपटीशन का जो प्रोजेक्ट था वो मेरा ही था, लेकिन डेजी ने उसे चुराया। हालांकि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था, इस वजह से मैं उसे प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन मैं बता सकती हूँ आप मेरे डिज़ाइंस खुद ब खुद दे सकते हैं। फिर यहाँ के बाकी लोग भी डेजी का बात करने लगते, जहाँ पर वो लोग डेजी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रानन के बारे में बुराइयां करने लगते। रानन यहाँ पर कहती है कि मेरे डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। तो फिर वहाँ पर एक स्टाफ बोलने लगती कि इसके पहले तुमने क्या काम किया। एंड रानन यहाँ पर शर्मिंदा होकर बुबा टी सल करती है, बोल देती है, जहाँ पर सभी स्टाफ वापस से हंसने लगते। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर उसके डिज़ाइन सीखने लगता है, जहाँ पर स्टाफ को और मैनेजर को डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि ये सारे डिज़ाइन से सबके सब मेरे डिज़ाइन से, इसने ये डिज़ाइन मुझसे चुरा लिए थे घर से निकलने से पहले, मुझे बड़े अच्छे से याद है सब कुछ। इतनी देर में यहाँ पर वो शीन आ जाती है एंड शीन यहाँ पर रानन को देखकर पहचान जाती है कि वो तो वही लड़की है जिसने मिन्हो के साथ में नाइट स्पेंड की थी। मुझे कुछ भी करके इस कंपनी से निकालना ही होगा, वरना मिन्हो को सारी सच्चाई पता चल सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में झगड़ा करने लगती है, लेकिन रानन उसे साफ साफ इस झगड़े से दूर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि ये मेरे और डेजी के बीच का मामला है, तुम्हें तो सच्चाई पता भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर शीन बोलती है कि मुझे मत सिखाओ, मैं यहाँ की ब्रांच मैनेजर हूँ। एंड यहाँ पर शीन बहुत घमंडी होती है, तो फिर वो कहते एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से निकलो, लेकिन अपने वर्क को यहीं पर छोड़ के जाओ। रानन ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे डिज़ाइन से मैं ना लेकर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर शीन उन सभी को कहती है कि इस लड़की को अभी अभी पकड़ो और इसे बहुत जोर से थप्पड़ मारना। मैनेजर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मिन्नो अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है, जहाँ पर धक्का लग जाता है रानन को और वो मिन्नो के ऊपर आ जाती है। मिन्नो को यहाँ पर वो देख के शॉक हो जाती है और पूछने लगती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिन्नो को लगने लगता है कि लगता है अब तो मेरा पोर सबका सब कुछ खुल जाएगा। असल में यहाँ पर असिस्टेंट मिन्नो को बताने आया था कि आपकी मैडम प्रॉब्लम में आ चुकी है, तो मिन्नो बस यहाँ पर अपनी मैडम को बचाने आया था, यानी कि अपनी वाइफ को। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बॉस बन जाता है और तो यहाँ पर वो मिन्नो को असिस्टेंट बना देता है। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिन्नो असिस्टेंट बनने का नाटक क्यों कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर डेजी जो होती है वो अपने बॉस यानी कि मिन्नो के असिस्टेंट को सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि अगर आपको याद ना हो तो आप ही कंपनी ने ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर इस लड़की ने मेरे काम को चुरा लिया था और आप ही थे जिसने इस लड़की को सब जगह से बैन कर दिया था। यहाँ पर ये बात सुनकर असिस्टेंट घबरा जाता है और मिन्नो की तरफ देखने लगता है एंड मिन्नो को तब समझ आता है कि आखिर रानन मुझसे इतना नफरत क्यों करती है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट रानन के वर्क्स को देखने लगता है और कहता है कि देखो तुम मत मुझे सिखाओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा वर्क है, मैं बुरे वर्क को देखकर पहचान सकता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारे वर्क को कॉपी किया तो एक काम करो ना, तुम अपने वर्क को यहाँ पर लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा वर्क कितना अच्छा है। एंड यहाँ पर डेजी शर्मिंदा होने लगती है, जहाँ पर वो अनाउंस कर देता है
कि अब से रानन कल से ही जॉब को ज्वाइन करने वाली है। रानन भी यहाँ पर खुश हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो उस मैनेजर को फायर कर देता है इस तरीके की हरकत करने के लिए। इसके बाद में बाहर वो लोग जाते हैं जहाँ पर रानन उसे पूछ रखती कि मुझे जॉब लग गई, इसकी खुशी तो मुझे है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिश बेचने से तुम यहाँ पर इसके असिस्टेंट कैसे बन गए। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि देखो, सबसे पहले मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय बना करता था। मेरे काम की वजह से वो इम्प्रेस हो गया तो उसने मुझे असिस्टेंट बना दिया, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने इस जॉब को छोड़ दिया और इसने गुस्से में आकर मुझे सब जगह से बैन कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पर फिश का काम करना पड़ा, लेकिन ये बहुत दयालु इंसान है। यहाँ पर मैंने उसे जॉब मांगने लगी तो उसने वापस मुझे अपना असिस्टेंट बना कर रख दिया और अब मुझ पे काम का भी लोड कम है। वो क्या है ना, मुझे मेरी फैमिली को भी पालना पोसना है। यहाँ पर हैनन उस पर बहुत प्राउड फील करने लगती है। दूसरा यहाँ पर बहाने मारता है कि एक्चुअली मैं मेरा फ़ोन भूल गया हूँ, तो फिर तुम घर पहुँचो, तब तक हम रात को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर मिन्हो से शीन पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। यहाँ पे वो सोचने लगता है कि अगर शिन को पता चला कि वो मेरी वाइफ है तो फिर यहाँ पर शिन तमाशा खड़ा कर देगी और सभी ऑफिस वाले भी सोचने लगेगी कि मैं तो बहुत बुरा कर जाऊँ, इससे अच्छा कि मैं आइडेंटिटी को हिडन नहीं रखूँ। एंड यहाँ पर वो झूठ कह रहे थे कि बस ऐसी मुझे मज़ा आता है। शीन उससे पूछती कि क्या तुम रानन को पहले से जानते हो, लेकिन वो मना कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रानन होती है ऑफिस में, जहाँ पर डेज़ी आकर अपना काम भी रानन को थमाने लगती है, लेकिन रानन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा काम है तुम करो, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी ना हूँ। लेकिन यहाँ पर शीन भी आ जाती है जो सेम काम उसे देकर चली जाती है और कहती है कि याद रखना, अगर काम खत्म नहीं हो सकता तो फिर कंपनी से ही निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रानन सोचने लगती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या पता यहाँ के प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाए और तो और मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में निकाल दे, फिर हमें फैमिली क्राइसिस आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे ये काम करना ही होगा। दूसरा यहाँ पर शीन होती है और डेज़ी यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, ये काम तो पूरा खत्म नहीं कर पाएगी और नेक्स्ट डे आकर सीनियर मैनेजर से जॉब से निकाल देंगे। फिर बाद में यहाँ पर हम रानन को देखते जो कि रात तक काम कर रही थी। तो फिर यहाँ पर वो कॉल लगाकर अपने हस्बैंड मिन्नो से कहने लगती है कि क्या प्लीज़ तुम जाकर बच्चे को पिक कर लोगे, क्योंकि मैं क्या है ना फिलहाल काम कर रही हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर आता है जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताने लगता है। तो फिर मिन्नो को गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर मैनेजर से बात कर लूँगा, आप बेफिक्र होकर बच्चे को पिक करने के लिए जाइए। दूसरा यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर मिन्नो के साथ साथ एमी और एलिक यहाँ पर अपनी मम्मा से मिलने के लिए आए होते हैं और उनके लिए डिनर भी लेकर आए होते। पर यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं कैबिन के अंदर जहाँ पे रानन डिनर करने लगती है। तो साथ साथ यहाँ पर मीनो उसके काम पर वर्क करने लगता है। वो उसे बोलती है क्या तुम्हें ये सब आता है। मीनो कहता है कि आता तो नहीं है, लेकिन बॉस के साथ रह कर थोड़ा बहुत मैं भी सीख चुका हूँ। दूसरा यहाँ पर एरिक, एमी और तो और रानन तीनों के तीनों सो जाते हैं एंड रात भर यहाँ पर वो काम करते हुए थक कर खुद भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह यहाँ पर बॉस आ जाता है, यानी कि उसका असिस्टेंट, जो कि मिन्नो को गलती से बॉस बुला देता है। रानन बोलते कि ये तुम्हें क्यों बॉस बुला रहे हैं। तो फिर असिस्टेंट कहता है वो क्या है ना, ये मुझसे एज में बड़े हैं तो कभी कभार मैं उन्हें बॉस बोल ही देता हूँ। दूसरे यहाँ पर रानन काम पर चली जाती है। साथ साथ में यहाँ पे एमी और एरिक बैठे हुए होते हैं अपने डैडी के साथ में। रानन जब लिफ्ट से नीचे उतर रही होती है तभी शीन उसे देख लेती है और सोचने लगती है कि कहीं मिन्नो को पता तो चल नहीं गया ना कि वही वो लड़की थी जो 6 साल पहले उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर मिन्नो से पूछती है कि ये बच्ची कौन है। वहाँ पर एमी बोलने लगती है कि मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पर मिन्नो उससे बाकी के सवाल पूछने के लिए मना करता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन वो खाना देने लगती है एरिक को और कहती है कि तुम्हें आंटी के हाथ का बना हुआ खाना पसंद होगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशली बना कर आई हूँ। लेकिन यहाँ पर एरिक उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसे बैन आंटी बुलाने लगता है। यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ हो रहा है शायद से रानन की वजह से। दूसरा यहाँ पर रानन को डेज़ी चिल्ला रही होती है और कहने लगती है कि अब देखना, अब तो तुम्हें सीनियर मैनेजर फायर करके रहेंगे क्योंकि तुम्हारा काम ही इतना जो खराब है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर चिल्लाते हुए आते हैं और रानन को ढूंढते हैं एंड रानन यहाँ पर डर जाती है, जिसके बाद में सीनियर मैनेजर से पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुमने सारे डिज़ाइन बनाए हैं। रानन उन्हें कहने लगते कि हाँ, एंड यहाँ पर सीनियर मैनेजर उसे ऑफिस से निकालने की वजह से प्रमोशन दे देते हैं, साथ साथ उसको बोनस भी, और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का आज तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉस बनाया करते, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। एंड यहाँ पर साथ साथ वो मैनेजर डेज़ी पर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा काम है, तुम आई हुई न्यू एम्प्लॉय को क्या बुली कर रही हो, तुम्हारा काम तुम्हें खुद को ही करना चाहिए।
दूसरा यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो रैनन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन रैनन यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर उसे सबक सिखा देती है। फिर बाद में रैनन चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर वो मीनू को इतना महंगा वाइन पीते हुए देखती है और उससे पूछती है कि इतना महंगा वाइन घर पर क्या कर रहा है। मीनू यहाँ पर बहाना बना देता है और कहता है कि ये बॉस ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है, तो फिर मैंने चुपचाप ले लिया और ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव है ना, इसके लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जहाँ पर वो मीनू के साथ में फ्लर्ट करने लगती है। मीनू से कहता है कि सोने का टाइम आ गया, मुझे अपने रूम में जाने दो। तो वो कहते हैं कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम दूसरे रूम में सोने के लिए क्यों जाओगे। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाती है एंड दोनों बेड पर होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड एक साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ सुबह उठते ही रैनन डर जाती है और बोलने लगती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। और यहाँ पर मीनू से रात की सारी बातें याद दिलाने लगता है, जहाँ पर रैनन को बुरा लगने लगता है। फिर बाद में रैनन ऑफिस जाती है, लेकिन दूसरा यहाँ पर मीनू को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, तो वो ऑफिस से चला जाता है। दूसरा जब रैनन यहाँ पर ऑफिस में आती है तो सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम हर एक नए नए लड़कों के साथ हुकअप क्या करती हो। एंड यहाँ पर रैनन का फोटो होता है साथ में एक लड़की का, जिसका फोटो ब्लर था, हालांकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मीनू ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी भी आ जाती है। रैनन यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि डेजी ने मेरे साथ ऐसा बहुत पहले किया था, जहाँ पर लड़कों के चक्कर में मुझे फंसा दिया था और सभी लोग मुझे अब्यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डेजी यहाँ पर रैनन से कहने लगती है कि देखो, तुम्हें पता है ना कि तुमने किसी और लड़के के साथ में नाइट स्पेंड किया था, जिस वजह से तुम्हें एक बेटी हुई थी। साथ साथ में यहाँ पर तुम आए दिन किसी ना किसी लड़के के साथ में नाइट स्पेंड करती हो, जो कि हमारी कंपनी का रेपुटेशन नीचे कर देगी, तो फिर मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालती हूँ। रैनन यहाँ पर से जानने के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे यहाँ से निकालने का। तो डेजी कहती है कि देखो, मुझे सीनियर मैनेजर ने ये हक दिया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। इतने में यहाँ पर गुस्से में मीनू आ जाता है और कहने लगता है कि कौन है वो जो कि रैनन के बारे में ये सारी बातें फैला रहा है। डेजी यहाँ पर उसे बोलते कि अच्छा है तुम आ गए, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि वो तुम पर चीट कर रही है। फिर यहाँ पे बताने लगती है कि देखना, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पता कर सकती हूँ कि वो लड़के कौन थे। यहाँ पर रैनन बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें बेट लगाने तो क्यों ना हम एक बेट लगाते हैं। अगर तुम्हें 1 घंटे में सब कुछ पता लग गया तो फिर मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर दूँगी, लेकिन अगर 1 घंटा क्या 30 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने पता लगा लिया कि ये चीज़ को पोस्ट करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तो फिर तुम्हें यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर डेजी शर्त को मान जाती है। हालांकि डेजी ने वो पोस्ट किया होता है एंड डेजी को लग रहा था कि रैनन इस चीज़ के बारे में कैसे ही पता लगा सकती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन अपना लैपटॉप ओपन करती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। सभी के सभी एम्प्लॉयज़ भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं एंड यहाँ पर रैनन फाइनली उस चीज़ का पता लगा देती है और कहती है कि देखो, जो तुमने न्यू अकाउंट बना के लॉगिन किया है वो अकाउंट हमारी कंपनी की ईमेल आईडी से मैच खाता है और ये ईमेल आईडी तुम्हारे पास ही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा ही अकाउंट है। फिर यहाँ पर सभी के सामने उसकी पोल खुल जाती है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता तो वो रैनन को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है एंड रैनन यहाँ पर डेजी को उल्टा सुना देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उस पूरी कंपनी की बड़ी वाली मालकिन आती है, यानी कि मीनू की मम्मा, जहाँ पर वो फॉरेंसिक लैब से ऑफिसर को बुलाई होती है और डेजी के अगेंस्ट कंप्लेंट लेकर साथ ही साथ यहाँ पर मीनू उसे कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद में यहाँ पर मीनू रैनन को अपनी मम्मा से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर रैनन उसे हेलो आंटी कहती है। तो आंटी यहाँ पर रैनन से कहती है कि मुझे आंटी नहीं बल्कि अपनी मम्मा ही बुलाओ। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो, ऐसे भी ये शॉप हमारी। इतना बोलती यहाँ पर मीनू अपनी मम्मा को रोक देता है और कुछ ना कुछ बहाने मारने लगता है। इतने में यहाँ पर शीन भी आ जाती है, जो कि मीनू की मॉम को बोलते हुए सुन लेती है एंड यहाँ पर मीनू की मम्मा उसे डॉटर इन लॉ बुला रही थी। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, ये मेरी डॉटर इन लॉ ही तो है। फिर यहाँ पर शीन सोच लेती है कि कुछ भी करके इसे इन दोनों का डिवोर्स करवाना ही होगा। एंड यहाँ पर हम बाद में 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनकी कंपनी का एक एनुअल इवेंट होता है। यहाँ पर तो डेजी अंदर जा रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है। तो फिर डेजी रैनन को नीचे दिखाने लगती है, लेकिन रैनन उसे अपनी ड्रेस पर टच करने की नहीं देती और वीआईपी वाला कार्ड देकर अंदर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिलती है मीनू से हक करने तो आता है, लेकिन डेजी कहती है कि सबके सामने मत तो करो। फिर बाद में वो लोग बैठ जाते हैं। शीन यहाँ पर डेजी से कहने लगती है कि ये कौन सा ड्रेस तुम पहन कर आ गई, तुम्हें पता है ना स्पीच देने के लिए कंपनी ने जो ड्रेस प्रिपेयर की होती है वो तुम्हें पहनना होता है। एंड यहाँ पर रैनन जाकर कपड़े चेंज कर आ जाती है, जहाँ पर वो प्लेन वाइट सिंपल सा ड्रेस होता है, लेकिन उसमें भी वो ब्यूटीफुल लग रही थी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, यहाँ पर रैनन को स्टेज पर आकर अपने ड्रेस के बारे में स्पीच
देना था, जहाँ पर वो पूरी की पूरी नर्वस नहीं होती बल्कि उसका हस्बैंड नर्वस होता है। तो यहाँ पर रैनन अपने ड्रेस को हाफ में फाड़ कर स्टेज पर चली जाती है अपनी स्पीच को पूरा करने के लिए। एंड यहाँ पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और चीयर अप करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान लड़की होती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन मिलती है शीन से, जहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं। तो रैनन कहती कि साल नहीं, बस 3 मंथ्स हुए हैं। शीन बोलते कि तुम्हें पता भी है कि मेरा और उसका क्या रिलेशन है। रैनन यहाँ पर कह देते कि हाँ, बड़े अच्छे से पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ पर शीन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और शीन उसे बोल देते कि ठीक है, तुम फिलहाल अपने डेल्यूजन वर्ल्ड में रह रही हो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए वो घूम फिर कर वापस मेरे पास ही आने वाला है। बस हमारे बीच में थोड़ी नोक झोंक हो गई है, इस वजह से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन एंड डेस्टिनेशन जो उसका होगा वो मैं ही रहूँगी। यहाँ पर रैनन बोलते कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो लगने दो, ऐसे भी वो फिलहाल मेरे साथ में है। शीन बोलते कि ठीक है, जिस दिन वो तुम्हें बिट्रे करेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा और तुम समझ सकती हो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने लो है और मेरे स्टैंडर्ड्स तो हाई है और मैं उसे हमेशा कंपनी में आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वापस से बैठ जाते हैं, जहाँ पर दोस्त या मिनो चला जाता है वॉशरूम में। एंड यहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि उसके साथ में फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन मिनो अपने आप को शीन के सामने एकदम क्लियर आउट कर लेता है। बट अचानक से यहाँ पर रैनन आती है, जो उन दोनों को देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर मिनो कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम इनोसेंट हूँ। रैनन कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम इनोसेंट हो, लेकिन वो लड़की तुम्हें पसंद करती है ना। मिनो कहता है कि वो मुझे पसंद करती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर बार उसे रिजेक्ट ही करता रहूँगा। इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन अपने बच्चों के साथ होती है, साथ साथ यहाँ पर मिनो भी था। एंड इतने ही दरवाजे पर कोई आता है, जो कि होती है शीन। एंड यहाँ पर शीन एरिक के लिए ढेर सारे टॉयज लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर मिनो उनमें से एक भी टॉयज लेने से मना कर देता है एंड शीन को वहाँ से भेज देता है और अपने आप को वापस से क्लियर आउट कर देता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम डेजी और उसकी मम्मा को देखते हैं। डेजी और उसकी मम्मा बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि डेजी को और उसकी मम्मा को खासकर उस कंपनी यानी कि एलवी कंपनी के प्रेसिडेंट ने बुलाया होता है। डेजी को लग रहा होता है कि उसे प्रमोशन मिलेगा और एक घर भी, लेकिन यहाँ पर जैसे वो एलवी के प्रेसिडेंट को देखती है वो शॉक हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि असल में प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि मिनो ही होता है। एंड मिनो यहाँ पर उन दोनों को वार्निंग देने लगता है, जहाँ पर डेजी भी माफ़ी मांगते हुए उसे कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा ना कभी शीन की बात सुनूंगी और ना ही रैनन को नुकसान पहुँचाऊंगी। इसके बाद में वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोस्तों यहाँ पर शीन होती है, जो कि मिनो से मिलने के लिए चली गई थी। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि शीन को बनना था मिनो की वाइफ एंड यहाँ पर मिनो अग्री नहीं कर रहा था एंड मुझसे गुस्से में कंपनी से निकाल भी देता है। एंड यहाँ पर बाद में हम देखते हैं रैनन को, जो कि मिनी के सामने बैठकर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है। वो इसके लिए क्योंकि रैनन को मिनो के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है एंड वो बताने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन ही थी। एंड शीन ने ही रैनन को सब कुछ टैक्स किया था। बाद में यहाँ पर मिनी कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले बताया नहीं उसका नाम, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी, और मुझे नहीं पता था इतना अमीर होने के बाद भी वो तुमसे ये सारे स्ट्रगल वाले काम करवाएगा। दूसरा यहाँ पर रैनन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इतने में मिनो आ जाता है, तो फिर मिनो उसे लेकर लिविंग रूम में चला जाता है। एंड यहाँ पर एमी और एरिक रिक्वेस्ट करने थे कि प्लीज़ डैड, मम्मा को डाइवोर्स मत देने देना। इतने में उनकी मम्मा नाराज़ होकर उठ जाती है और उसे बोलने लगती है कि कम से कम बच्चों को तो झूठ मत बोलो कि हम डाइवोर्स ही लेने वाले। तो वो बोलने लगता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगा, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। लेकिन रैनन यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मैं कंपनी से रिज़ाइन कर चली जाऊँगी। दूसरे दिन वो कंपनी में जाती है, तब जाकर उसे पता चलता है, जहाँ पर उसे शीन मिलती है। एंड तभी शीन उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, साथ साथ वो लड़का जिससे मैं बचपन से प्यार करती है आयु। फिर वहाँ से जैसे ही रैनन जाने लगती है, वहाँ पर आ जाता है मिनो एक अच्छा सा फ्लावर सा बुके लेकर। लेकिन यहाँ पर रैनन उस फ्लावर के बुके को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे नीचे गिरा देती है। फिर मिनो बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, मुझे बताओ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि तुम्हें मुझे समझ में आ जाए कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स एकदम रियल है। लेकिन रैनन उसे कुछ जवाब नहीं देती है और मिनो कह देता है कि ठीक है, मैं अपनी कंपनी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे विलास, मेरे शेयर्स, मेरे पास जो कुछ भी होगा वो सब तक तुम्हारे नाम पे करवा दूंगा, आई स्वेयर। और यहाँ पर ये बात सुनते रैनन पिघल जाती है, क्योंकि वो सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी होता है, सिर्फ और सिर्फ रैनन के लिए। बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ पर रैनन बोलते कि ठीक है, हम साथ रह तो सकते हैं और मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग फैमिली लंच के लाए होते हैं, जहाँ पर शीन भी आती है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है।
तो फिर यहाँ पर शीन को वो बाहर निकालने लगती है। दूसरी ओर मेड होती है जो कि एमी और एरिक के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिस वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर फटाक से यहाँ पर वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर रैनन सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों को सेम वजह से एलर्जी कैसे हो सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा के साथ में सेम हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि इसकी मम्मा को कैंसर हो गया होता है। तो फिर यहाँ पर वो रैनन को देख लेती है। यहाँ पर वो रैनन से पैसे निकलवाने का सही मौका समझती है, तो वो रैनन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। लेकिन यहाँ पर रैनन साफ साफ मना कर देती है और बोलते है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम खुद पैसे कमाओ और खुद इन सब चीज़ों पे खर्च करो। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और कहती है कि याद है जिस दिन तुम प्रेग्नेंट थी और बर्थ दे रही थी, उस दिन तुमने 2 जन को बर्थ दिया था, एक लड़की और एक लड़का। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा सन कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि डेज़ी झूठ बोल रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा डेज़ी बड़ी चालाक होती है जो चली जाती है मिनो के पास में एंड उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है जो एमी है वो किसी और की ही बेटी है एंड ये सब रैनन की एक रात की गलती की वजह से हुआ था। डेज़ी उसे वीडियो तो बताती है लेकिन मिनो देखता ही नहीं, लेकिन अगर मिनो देख लेता तो उसे पता चल जाता उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि रैनन ही है। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि अब तो रैनन काम से गई, लेकिन मिनो यहाँ पर डेज़ी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं आपको सब कुछ समझ सकता हूँ कि आखिर बेचारी रैनन पर क्या कुछ नहीं गुजरी होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली की वजह से। इतने में यहाँ पर रैनन आती है और उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मिनो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो उल्टा तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई नहीं कि आखिर एरिक किसका बेटा है। अब तक मैं उसकी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। फिर यहाँ पर वो लोग होटल वाली बात को रिकॉल करने लगते हैं, जहाँ पर वो होटल रूम और होटल का नंबर एकदम परफेक्ट होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एरिक का और एमी का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, जहाँ पर उन्हें रिजल्ट्स मिल जाते हैं और रिजल्ट्स में पता चल जाता है कि वही दोनों एरिक और एमी के रियल मम्मा पापा है। फिर बाद में यहाँ पर हम सीधा वेडिंग वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर मिनो और रैनन की वेडिंग होती है। मिनो यहाँ पर रैनन को 7 जन्म तक उसका साथ देने के लिए वादा करता है। साथ साथ यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करता है। इसके बाद में यहाँ पर दोनों किस करने लगते हैं एंड आए हुए सभी गेस्ट में से यहाँ पर नन्हे मुन्ने गेस्ट यानी कि एमी और एरिक वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पर मिनो रैनन को उठा लेता है और उसे एकदम घुमाने लगता है। फिर इसी सीन के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।